चलिए क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, तो शुरुआत करेंगे हम लोग पहले असाइनमेंट को, जो क्वेश्चंस दिए थे उनको डिस्कस करने से। ठीक है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स को शुरू करें। ठीक है, तो आइए असाइनमेंट का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रॉब्लम था, सबसे पहला प्रॉब्लम था कि आपको आई होप सबके पास होगा, असाइनमेंट तो होगा सभी के पास। तो आपको एक कर्व दिया गया था, डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 हीट था प्रोसेस ए और बी में। ठीक है, तो आपको बताना था कि डेल्टा Q1 और डेल्टा Q2 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको जरा बताना चाहते हैं कि वर्क डन निकालने का क्या तरीका है, और वर्क डन में इंटीग्रल पीडीवी का कुछ और भी मतलब होता है क्या। ठीक है, तो देखिए वर्क डन में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसको दिखाते हैं हम लोग पीडीवी से। ठीक, इंटीग्रल पीडी। ठीक है, अगर कोई आपका पीवी डायग्राम है और इस तरह का प्रोसेस है, प्रोसेस ए से बी की ओर जा रहा है। ठीक है, पीवी डायग्राम है, प्रोसेस है ए टू बी, है ना। इसका वर्क डन निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, पी पर जो प्रेशर वॉल्यूम है उसको लेकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कट करें। ठीक है, और दो तरीके नहीं, मतलब यही तरीका है कि आप स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कट करें। ठीक है, और उसको उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हुए इंटीग्रेट करें। ठीक है, सम करना है। ठीक है, तो ये जो सम है ये बिल्कुल उस तरह से है कि अगर आप कोई कर्व लेते हैं y x, और ये है a और ये है b, आपको इससे घिरा हुआ ये एरिया बताना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल बाय डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, आप एरिया बता देंगे। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं कि अगर आपको ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना, फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू वॉल्यूम v2, तो ये इंटीग्रल आपको और कुछ नहीं देगा बल्कि इस ये जो कर्व है, इस कर्व से एक्स एक्सिस पे जो एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है वो देगा, यानी एरिया ऑफ, अगर ये पॉइंट सी कर दें और ये पॉइंट डी कर दें, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल से हम पता कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कभी भी हमको वर्क डन निकालना होगा तो हम किसी कर्व के नीचे एनक्लोज्ड कौन सा एरिया है वॉल्यूम साइड में वो निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, कोई क्लोज्ड कर्व है, कहां से जा रहा था, प्रोसेस ए टू बी जा रहा था। ठीक है, तो ए से बी हमने इंटीग्रेट कर दिया। अगर प्रोसेस बी टू ए जाता तो यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा देते, उससे कोई मतलब नहीं है। एरिया आता, वर्क डन किस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन को लेने के लिए हम नेगेटिव साइन लगा सकते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोई क्लोज्ड कर्व होता, जैसे मान लीजिए पी है और वी है, ये है और ये कर्व ए टू बी है। ठीक है, कोई क्लोज्ड कर्व है ना। अब देखिए इस कर्व में आप अगर बोलना चाहते हैं कि प्रोसेस पहले ए से बी गया और फिर बी से ए आया, कोई सिस्टम था जो पहले स्टेट ए से बी गया और बी से ए आया, तो कितना वर्क डन होगा, है ना। इसको अगर निकालना है हमें तो हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। पहला कर लेते हैं कि आप ए से बी गए, ए से बी गए किस डायरेक्शन में, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से बी गए। ठीक, अगर ए से बी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो आपने इतना एरिया एनक्लोज किया आपने इतना एरिया एनक्लोज किया। ठीक, तो ये चीज आप मान लीजिए यहां पर आप एरिया लिख लेते हैं इसका, कुछ है। फिर आप यहां से बी से ए किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, आप जानते हैं अब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का आप करस्पॉन्डेंस देखिए कि यहां ए से बी जाने पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इधर आपने प्रेशर
अगर आपने इधर वर्क डन पॉजिटिव माना, जो कि आपको मानना है, तो ए से बी के लिए वर्क डन पॉजिटिव होगा, जबकि बी से ए के लिए वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि ए से बी वाले कर्व के लिए जो पूरा एरिया आप एनक्लोज करेंगे, ए से बी वाले कर्व के लिए जो आप पूरा एरिया एनक्लोज करेंगे, इस एरिया की वैल्यू आप क्या रखेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो एरिया ए से बी के लिए जो एरिया आएगा उसको पॉजिटिव रखें, जबकि बी से ए के लिए जब एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कितना एरिया आएगा? सिर्फ इतना, है ना, सिर्फ इतना एरिया, तो उसके लिए एरिया क्या रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। ठीक है ना, आप एरिया नेगेटिव रखेंगे। अब इन दोनों एरिया का सम करेंगे तो आपको क्या आएगा? इस पूरे एरिया में से इस बी टू ए वाले प्रोसेस के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा जो आपने यहां एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, तो ये हटा दें। क्या रिमेनिंग बचा? एरिया क्लोज्ड बाय दिस कर्व ए बी इन अ क्लोज्ड प्रोसेस। यानी कि अगर आपको किसी क्लोज्ड प्रोसेस का आपको निकालना है वर्क डन, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे जो क्लोज्ड पाथ है उसका सिर्फ एरिया निकाल लेना। ठीक है, ये आसान कैसे हो जाता है? मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, पीवी डायग्राम में, इसमें कोई कहानी हो रही है, तो आपको अगर इसका वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन, तो आप इसका नेट वर्क डन निकाल लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया निकाल लीजिए, आपका नेट वर्क डन निकल जाए। इसी तरह से मान लीजिए कोई सर्कुलर है, पी वी, इसका रेडियस आपको पता है, मान लीजिए ये v1 है, ये v2 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1/2। ठीक है, तो आपको इस सर्कल का बस आप एरिया निकाल लीजिए, आपको नेट वर्क डन पता चल जाएगा। डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन के लिए ये तो आपको पता चल गया कि नेट वर्क डन क्या होता है, आपको एरिया निकालना है। ठीक, अभी हम आपको बताते हैं आपको क्या क्या लिखना है। डायरेक्शन के लिए आप देखिए कि जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, जब भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलते समय आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ? ये आपकी घड़ी है, ठीक, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चल रही है, ठीक है ना, घड़ी ऐसे चल रही है, तो क्लॉकवाइज में आपका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें वर्क डन आप पॉजिटिव लेंगे, यानी कि अगर कोई आप सर्कुलर मतलब कोई क्लोज लूप लेते हैं और उस लूप में साइन क्लॉकवाइज है, जैसे इसमें, तो नेटवर्क डन के लिए क्या करेंगे? इस लूप का एरिया और उसका साइन क्या होगा? उसका साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले का हमेशा एरिया बड़ा आएगा, नीचे वाले का छोटा आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं हम, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में ये देखिए, ये जा रहा है ऊपर वाला, ये टोटल तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया जो है वो बड़ा होगा ऊपर वाले की वजह से, और ये देखिए वॉल्यूम को कर रहा है कम। वॉल्यूम को कम करने की वजह से बार बार रुक जा रहा है, वीडियो रुक जा रहा है। सभी के साथ हो रहा है? नहीं सर, क्लियर आ रहा है सर। क्लियर नो सर, कोई प्रॉब्लम। मैंने वाईफाई लगवा रखा है, अब वीडियो नहीं रुक रहा होगा, है ना। अब वाईफाई लगवा लिया मैंने, आप ही लोगों की सुविधा के लिए, अपने भी पढ़ने के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे वाले में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन आना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव वाली क्वांटिटी इससे ज्यादा बड़ी होगी, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी कि क्लॉकवाइज जब रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ही हमको लिखना है। ठीक है, आइए लिखते हैं, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखते जाइएगा। ठीक है, देखिए यहां लिख लिया होगा, इसको छोड़ दीजिए अभी।
ठीक है। वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पी डीवी एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व ए बी, ठीक है, ए टू बी अगर आप जाते हैं तो एरिया अंडर कर्व ए बी, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ठीक। फॉर क्लोज्ड पाथ, फॉर क्लोज्ड पाथ W वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्लोज्ड पाथ है कर्व, ठीक है, कर्व एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा, ठीक। उसके बाद लिख लीजिएगा ऐसे करके पी वी ए बी, ये बना लीजिएगा क्लॉकवाइज, यही एरिया आपको निकालना है, और यहाँ पर W क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और एक और बनाइएगा पी वी, ये बनाइएगा एंटी क्लॉकवाइज, यही एरिया आपको निकालना रहता है ए टू बी, यहाँ W क्या लिखिएगा, निगेटिव लिखिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए फटाक से। चले आगे बढ़े। यस सर। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था कि एक कर्व दिया हुआ था, है ना, एक कर्व दिया था, क्वेश्चन 1 था, एक कर्व दिया हुआ है पीवी डायग्राम में, कर्व है आपका इस तरीके से, ये मान लीजिए O पॉइंट है, ये O डैश पॉइंट है, ये पाथ A है और ये है पाथ B। इसमें बोल रहा है चार ऑप्शंस हैं कि अगर पाथ A में जो हीट लिया जा रहा है वो डेल्टा Q1 है और पार्ट B में हीट लिया जा रहा है वो डेल्टा Q2 है, तो Q1 और डेल्टा Q1 एंड डेल्टा Q2 में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्वेश्चन यही आपका पूछा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या आंसर आया है, किसी का आया है आंसर, ए वाला ऑप्शन आएगा ना, डेल्टा Q1 ग्रेटर देन Yes, डेल्टा sir. Q2, ए ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आया है उनके लिए बता देते हैं कि देखिए आप O से O डैश जा रहे हैं, ठीक है, O से O डैश जा रहे हैं, पीवी डायग्राम में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने का मतलब क्या हुआ कि आपका स्टेट जो है वो पर्टिकुलर है पाथ ए के लिए भी पाथ बी के लिए। तो अगर पाथ ए के लिए आप लिखना चाहें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो क्या लिखेंगे, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1, ठीक है, और पाथ बी के लिए आप लिखेंगे डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा U2 प्लस डेल्टा W2, ठीक है। पर आप देखिए O से O डैश जाने में पाथ A से भी आप एक ही जगह पहुंच रहे हैं O डैश पे, और पाथ B से भी आप O डैश पे पहुंच रहे हैं, तो O डैश स्टेट सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब कि UI इनिशियल और फाइनल UF माइनस UI क्या आएगा, ये डेल्टा U आएगा, और ये पहले पाथ यानी पाथ A के लिए और पाथ B के लिए दोनों के लिए सेम है ना, क्योंकि U क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि O से O डैश जाने पर जितना डेल्टा U1 चेंज होगा उतना ही डेल्टा U2 चेंज, ठीक है ना, डेल्टा U1 और डेल्टा U2 इक्वल चेंज होगा, ये बात आपको समझ में आ रही है, यस सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो डेल्टा U में चेंज सेम होगा, ठीक है, यानी डेल्टा U विल बी
सेम फॉर पाथ ए एंड बी। पाथ ए और बी दोनों के लिए डेल्टा यू और डेल्टा बी सेम होगा। इसका मतलब डेल्टा Q1 किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा W1 पे। और डेल्टा Q2 किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा W2। यानी वर्क डन कितना हुआ। अब आप देखिए इस कर्व को दो पार्ट में अगर आप तोड़ लें एक पीवी डायग्राम में, ये O से O डैश जा रहे हैं वाया पाथ ए। तो देखिए इसके अंदर तक कर्व आएगा ये वाला एरिया, इतना एरिया आएगा, ठीक है, इतना पूरा एरिया आएगा। और O से B जब आप जाइएगा तो आपके पास मात्र इतना एरिया है, ठीक है। किसका एरिया ज्यादा? O से A के लिए एरिया ज्यादा, ठीक है। सिंस area for O to A is greater than area for O to O dash via A, एरिया फॉर O to O dash via B। A से जाइएगा तो ज्यादा एरिया लग रहा है, इसका मतलब वर्क डन भी A के थ्रू ज्यादा होगा B के मुकाबले। और वर्क डन अब किस पे डिपेंड कर रहा है? Q1 और Q2 पर। A के थ्रू जा रहे हैं तो कितना हीट लग रहा है? डेल्टा Q1 ग्रेटर देन डेल्टा Q2। यहां से ये रिजल्ट आपका है। क्लियर है? जिसे भी नहीं समझ में आया है वो नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछिए, आगे बढ़ते हैं। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर दें। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप पाथ O से A के लिए लिखेंगे तो पाथ O से A के लिए Q इज इक्वल्स टू U प्लस W लिखेंगे, है ना। तो Q1 O से O डैश जाने में पाथ A से कितना हीट लग रहा है? डेल्टा Q1। और मान लिया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U1 है और वर्क डन डेल्टा W1। किस पाथ के लिए? A पाथ के लिए, ठीक है। और बी पाथ के लिए मान लेते हैं कि हीट जो है वो डेल्टा Q2 है, इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U2 है और वर्क डन डेल्टा W2, ठीक। अब चूंकि आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है? स्टेट फंक्शन है। O से O डैश जा रहा है, A पाथ से जाइए चाहे B पाथ से जाइए। आपको कल एग्जांपल दिया था मैंने ना कि आप अमेरिका से इंडिया आइए, है ना, चाहे आप किसी भी रास्ते से आइएगा, इंडिया में ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। इसका मतलब कि डेल्टा U1 जो है O से O डैश जाने में, चाहे आप A पाथ से आइए चाहे आप B पाथ से आइए, डेल्टा U1 और डेल्टा U2 जो होगा वो सेम होगा। क्लियर हो गया? तो डेल्टा U1 डेल्टा U2 अगर सेम है तो Q1 और Q2 कैसे कंपेयर किया जा सकता है? जैसा W1 और W2 का रिलेशन होगा वैसा ही Q1 और Q2 का रिलेशन होगा। W1 और W2 के लिए मैंने क्या किया? एरिया देखा। O से O डैश जा रहे हैं A से, तो एरिया कितना लेगा? ये पूरा एरिया, ये पूरा, तो वर्क डन उसका इतना हो गया। और O से O डैश जा रहे हैं B के थ्रू, तो कौन सा एरिया हो गया? ये जितना नीचे वाला, सिर्फ ऊपर वाला नहीं, ठीक है। तो O से O डैश A के थ्रू जब जा रहे हैं तो एरिया ज्यादा लग रहा है, B के थ्रू जा रहे हैं तो एरिया कम लग रहा है। इसका मतलब वर्क डन A में ज्यादा होगा B में कम होगा, यानी हीट A में ज्यादा होगा B में कम। अब समझ में आ गया? यस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अ डायटोमिक गैस इज केप्ट in a gas container at T, sudden compressed to half of its volume, find the final temperature। किया है? यस सर। क्या है आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आया है। चलिए बहुत अच्छा, कल ऐसा क्वेश्चन कराया भी था, है ना। आपको क्या यूज करना है? T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1, है ना। आपको वहीं से मिल जाएगा, TIFR का क्वेश्चन है, ठीक है। डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए मैंने गामा दे रखा है क्योंकि पढ़ाया नहीं था इसलिए दे रखा था, ठीक। वैसे आपको पता है गामा कितना था? 7/5, ठीक है। T1 क्या था? T था। V1 क्या था? V मान लीजिए, ठीक है। तो T2 आपका पूछा है, ठीक है, मान लीजिए T डैश
पूछा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ इसमें दिया हुआ है T2, है ना, T2 फाइनल टेम्परेचर है T2 और फाइनल वॉल्यूम क्या है, हाफ वॉल्यूम कर दिया गया, यानी V2 क्या है, V/2 है। तो आपको रिलेशन क्या लगाना है, T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा T2 इज इक्वल्स टू T इंटू 2 टू द पावर 0.4। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, अगला है फाइंड द वर्क डन, ठीक, इन द प्रोसेस। क्या था, WAB BC CD DA। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ABCD एक प्रोसेस दिया हुआ है, ABCD। वॉल्यूम जो है यहाँ 1 दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग 3 दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर 2 और ये 4। ठीक है, यूनिट वगैरह नहीं दी है, यूनिट वगैरह नहीं पूछा गया है, सिर्फ आपसे पूछा गया है कि क्या है ये, कितना आएगा, है ना। WAB प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस है ऐसा, ठीक है, प्रोसेस ऐसे है, ठीक, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक, क्लॉकवाइज चल रहा है। आपसे पूछा है कि WAB, WBC, WCD, WDA और WNET, ये पांचों चीज पूछी हुई है आपसे, है ना। देखिए WAB निकालना है अगर आपको, AB, आप ध्यान से देखिए, A से B तक जाने में आपका वॉल्यूम क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो फॉर A to B क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, PdV, dV 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ठीक है ना। सिमिलर C से D जब आएंगे तो वॉल्यूम आपका 3 पर कांस्टेंट है, C से D भी क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, यानी फॉर A to B एंड C to D वर्क डन क्या आएगा आपका, 0 आएगा। क्लियर है ना। अब देखिए B to C और D to A ये कैसे प्रोसेस है, ये दोनों कैसे प्रोसेस है, आइसोबैरिक आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए B से C आप जा रहे हैं, ठीक, प्रेशर कांस्टेंट है 4 पे, और D से A आ रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट है 2 पर। तो वर्क डन निकालते हैं, WB to C इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रल PdV। P कांस्टेंट है, कहां से कहां तक, B to C। P कांस्टेंट है तो P बाहर निकल जाएगा, P इंटीग्रल B to C। B पे वॉल्यूम क्या है, 1 है, और C पर वॉल्यूम क्या है, 3 है, 1 to 3 dV, ठीक है। प्रेशर क्या है इस समय, 4 है, तो 4 और dV क्या आ जाएगा, V, 1 to 3 यानी 4, 3 minus 1 2, 4 into 2 is equals to 8, ठीक है। अब मान लीजिए जूल में आ रहा है तो 8 जूल, ठीक है, 8 जूल आ जाएगा आपका, ठीक। क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वैसे ही लिमिट पुट किया हुआ है, तो लिमिट पुट करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, 1 से 3 हो रहा है, देखिए, ठीक है। दूसरी बात, क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो भी आप जानते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा। और एक प्रोसेस बच गया, W ऑफ D2A, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल D2A PdV, और ये आ जाएगा आपका P कांस्टेंट है कितने पर, 2 पर, यानी 2, और V आ जाएगा इंटीग्रल करने पर V कितने से, 3 से 1, ठीक है, 3 से 1, ठीक है। अगर ऐसे आप निकालिएगा तो आ जाएगा 2, और 1 minus 3 आ जाएगा -2, यानी -4 जूल, यानी D2A कितना आ गया, -4 जूल। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल नेट, W नेट क्या आ जाएगा, इन चारों का सम, ठीक है, WAB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो इसको लिखने के लिए AB 0, BC 8 जूल, CD 0 और DA -4 जूल, यानी टोटल आ गया 4 जूल, आ गया नेट 4 जूल आ गया।
लेकिन हम अभी आपको एक और चीज बताए हैं कि आपको डब्ल्यू नेट निकालने के लिए और कुछ नहीं करना है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका एरिया निकाल लेना है ना। तो देखिए एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसका एरिया कितना होगा, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 - 2 इंटू 3 - 1, ठीक है, 4 - 2 2, 3 - 1 2, यानी 4 जूल। ठीक, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि आपको साइन नहीं पता है, ठीक है, साइन नहीं आपको साइन पता कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे, देखिए कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज चल रही है, ऐसे चल रही है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में मैंने क्या बताया, वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा यानी ये प्लस आएगा, वर्क डन यहाँ से आ गया +4, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फटाक से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है ना, नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। आप ये मत बोलिएगा कि सर आप हमको नेट का क्यों पढ़ा रहे हैं सर, है ना, आप हमको नेट का क्यों पढ़ा रहे हैं। जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं आपके जैम में भी, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, आपके लेवल के होंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का जो लेवल है वो नेट और जैम का लगभग सेम है एकदम, ठीक है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ओके। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन था आपका फोर्थ वाला, नेट में पूछा हुआ है, इसमें एक प्रोसेस दिया है पीवी डायग्राम के थ्रू, पीवी ए बी सी और डी, प्रोसेस ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये 300 जूल है और ऊपर वाला लिखा नहीं है ना, वो गड़बड़ हो गया है, वो 500 जूल था, ठीक है, वो 500 जूल था, ये चीज 500 जूल, ठीक है, और ये 300 जूल, ठीक है ना। अब देखिए सर जो नहीं लिखा था के लिखे थे, क्या हमको लिखा, लगा केल्विन लिखा है। हमने नहीं लिखा, के लिखे। अच्छा के, हाँ सॉरी सॉरी, के है, ये जूल नहीं है, टेम्परेचर, के है, केल्विन है, केल्विन। टेम्परेचर में है सर। तो ये क्या है, ये 500 छूट गया था, पर किसी ने मुझे बोला नहीं, एक ही बच्चे ने बोला कि सर 500 आपका छूट गया है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है सर ऊपर वाले में नहीं दिए हैं कुछ। वही वही वही, तो किसी ने बताया भी नहीं एक बच्चे ने बस बताया कि सर आप ऊपर लिखे नहीं है, मैं बोला चलिए कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए दो प्रोसेसेस हैं पीवी डायग्राम में, है ना। पहला प्रोसेस जो ये देखिए, पहला प्रोसेस जो आपको दिख रहा है ये इस तरह के कर्व्ड प्रोसेस है ना, दो है ए बी और सी डी, इसमें टेम्परेचर 500 केल्विन और 300 केल्विन दे रखा है, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि ये प्रोसेस क्या हो गया, ए बी क्या हो गया आपका आइसोथर्मल, हो गया, हो गया ए बी आइसोथर्मल। उसी तरह से सी डी क्या हो गया, सी डी भी आपका आइसोथर्मल, तो आपको आइसोथर्मल निकालना है। दूसरा, अब आप देख रहे हैं कि ए डी, डी से ए जब आप जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, और आप बी से सी जा रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये दोनों वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, ठीक। एक वॉल्यूम जो दिया हुआ था आपका, दिया हुआ था V1, यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ था V1 और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ था 2V1, ठीक है। तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन AB के थ्रू, WAB इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ठीक है, nRT1 कर देते हैं AB के लिए, ठीक है, n से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, n हटा देते हैं तो आ जाएगा ये 2.303, R की वैल्यू होती है 8.31, T1 क्या है 500 केल्विन और log 500 केल्विन log V2 अपॉन V1, V2 क्या है 2V1 और V1 क्या है V1, ठीक है, तो 2V1 अपॉन V1 log 2 आ जाएगा,
ये आपको सॉल्व कर लेंगे 2.303 इंटू 8.31 इंटू 500 log 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 2881, हाँ लगभग इतना ही है ना, इतना ही आएगा। ठीक, दूसरा WCD, ये प्रोसेस में निकालना है, फिर से निकाल लेंगे 2.303 RT2 log V2 अपॉन V1, ये क्या आएगा 2.303 इंटू 8.31 T2 300 केल्विन इंटू लॉग, इस बार V2 अपॉन V1 रखेंगे तो V1 अपॉन 2V1 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और log 1 अपॉन 2 log A अपॉन B है, log 1 की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2.303 इंटू 8.31 इंटू 300 इंटू log 2, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा लगभग ये 1720 के आसपास आएगा। ठीक है, और नेट के लिए क्या कीजिएगा, हाँ 1728, ठीक है, माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, बाकी दोनों जीरो है, तो नेट के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस, मतलब चारों को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, ये प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर। चलिए वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, आप जानते हैं इसका डेरिवेशन वगैरह आप कर चुके हैं, है ना, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं। ठीक, आप PV टू दी पावर गामा लेंगे इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और उसको निकाल लेंगे। ठीक है, फाइनली आता क्या है वर्क डन, वर्क डन आता है आपका 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक, एक ये आता है फॉर्मूला जिसको आपको याद रखना है, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक, अगला आपका इसी P1 V1 और P2 V2 को बदल के आता है, पॉसिबली टाइम खत्म हो गया है। ठीक, अभी हम लोग फिर से जुड़ते हैं तब आप, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला क्या लिखना है, P1 V1 माइनस P2 V2। याद रखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 नहीं होता है, T1 माइनस T2 होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये लिखने का एक तरीका है, याद रखने का भी तरीका है, P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक, यहाँ पे आप चेंज कीजिएगा PV इज इक्वल्स टू NRT से, तो ये आएगा NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। एक ये फॉर्मूला आता है, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत आसान है, बस आपको याद रखना है ये वाला ये वाला। ठीक है, याद रखिए आप एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और उसके बाद अब हम आते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। उससे पहले एक अच्छा सवाल, ठीक है, नोट हो गया होगा आपका। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल एक है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी तक तो आपको मैंने इधर उधर के सवाल बताए, इधर उधर के मतलब आसान आसान, है ना। अब देखिए एक सवाल है कि एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स, ठीक, क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा साथ में। ठीक, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स, ठीक है, इन अ प्रोसेस इन विच, इन अ प्रोसेस, in a process in which the PV dependence, मतलब P और V के बीच रिलेशन कैसा है, as P is equals to P naught e to the power minus alpha V। ठीक है, अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, फॉर स्मॉल n मोल, फॉर n मोल of gas
maximum temperature that will be attained by process attained in the process। ठीक है, ऑप्शन आपका है ए P डॉट अपॉन E अल्फा एन आर, बी P नॉट अपॉन अल्फा एन क्यूब आर, सी E P नॉट अपॉन अल्फा एन आर, और डी P नॉट स्क्वायर अपॉन अल्फा एन आर। ठीक है, देखिए आपका दिया हुआ है एक प्रोसेस, ठीक है, एकदम आसान सवाल है, लेकिन आप सवाल देख कर बताइए कि कितने एनआरटी से लगेगा सर। क्या लगेगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। हाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही लगेगा, है ना। अब देखिए क्या है इस सवाल में, आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए बोला है एक एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स, यानी आइडियल गैस है तो आप क्या लगा सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। पहला चीज ये है आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है, पीवी रिलेशन है पी इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा वी, ये दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एन मोल के लिए दिया है, इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू एन आरटी आपको लगाना है, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू आरटी नहीं लगाना। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट विल बी अटेन्ड इन द प्रोसेस। देखिए सवाल इतना बड़ा है, आपने इसके पहले इस तरह के सवाल सॉल्व नहीं किए होंगे, पर देखिए सवाल कितना आसान है, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आया हुआ सवाल है, ठीक। देखिए आप लगाएंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक, ठीक है, सॉल्यूशन है इसका। अब देखिए यहाँ पर P के जगह दिया है P नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा वी, तो यहाँ लिख दीजिए P नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा वी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा P नॉट अपॉन एन आर ई टू द पावर माइनस अल्फा वी, या यहाँ लिख दे इंटू वी, ठीक है, ये टेम्परेचर हो, ठीक। मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है, टेम्परेचर तो पूछ रहा है तो टेम्परेचर निकाल दिया। अब बोल रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर दैट विल बी अटेन्ड इन द प्रोसेस, यानी टेम्परेचर कितना मैक्सिमम हो सकता था इस प्रोसेस में। मैक्सिमा या मिनिमा के निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत अच्छे। फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या करेंगे हम लोग, dt अपॉन dv इज इक्वल टू 0। देखिए सिर्फ और सिर्फ v का फंक्शन है ये, p नॉट कांस्टेंट, n r कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, dt अपॉन dv इज इक्वल टू 0। अब देखिए p नॉट अपॉन n r तो एक कांस्टेंट है, ठीक, इंटीग्रल डिफरेंशियल किसका करना है, ये e टू द पावर माइनस अल्फा v, ठीक है, तो d अपॉन dv e टू द पावर माइनस अल्फा v इनटू v इज इक्वल टू 0, ठीक है। v पहले लिख लेते हैं तो आसानी से आपको दिखेगा, v e टू द पावर माइनस अल्फा v, ठीक है। दो फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे dv अपॉन dv, क्या आ जाएगा 1 इनटू सेकंड वैसे ही रहेगा e टू द पावर माइनस अल्फा v, प्लस सेकंड का करेंगे तो कितना आएगा माइनस अल्फा, और v का करेंगे तो 1 तो आएगा माइनस अल्फा, ठीक है, इनटू e टू द पावर माइनस अल्फा v, और v तो वैसा ही रह जाएगा इनटू v इज इक्वल टू 0, ठीक है। e टू द पावर माइनस अल्फा v कॉमन बाहर गया, e टू द पावर माइनस अल्फा v आया 1 माइनस अल्फा v इज इक्वल टू 0, ठीक है। e टू द पावर माइनस अल्फा v 0 नहीं करेंगे, है ना, 0, क्योंकि अल्फा को एक पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है, अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो e टू द पावर माइनस अल्फा v को 0 नहीं करेंगे, है ना। 1 माइनस अल्फा v को अगर 0 करेंगे तो आएगा 1 माइनस अल्फा v इज इक्वल टू 0, या अल्फा v इज इक्वल टू 1, अल्फा v इज इक्वल टू 1, या v इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, यानी v इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा पे t मैक्सिमा या मिनिमा पाएगा, हम मान लेते हैं कि मैक्सिमा ही पाएगा, ठीक, मान लेते हैं, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ले जाके यहाँ रख दीजिए, ठीक है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा ले जाके रख देंगे तो आ जाएगा p नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा, और v इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इनटू v इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा अपॉन n r।
देखिए e टू द पावर अल्फा अपॉन अल्फा क्या हो गया, -1 हो गया, तो e नीचे आ जाएगा, क्या बच जाएगा, p नॉट अपॉन e अल्फा एन आर। कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप कर लीजिएगा। फिर अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन दे दूंगा, फिर अभी हम लोग आगे देखते हैं। इसको नोट कर रहे हैं ना, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया बच्चा लोग, जी सर। हो गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन से आधा शुरू करते हैं, ठीक है, बाकी रख देंगे। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, पर आप अगर पहली बार मैंने आपको इसको पढ़ाया, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और वही सारी चीज पढ़ाया जो कि अभी अभी रिसेंटली आपने यूज की हैं, इसलिए आपने इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोच लिया है। पर जब आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो आपको डर लग सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन ये कहाँ से आ गया, है ना? तो फिर मैंने आपको एक बार यहाँ देखिए हाईलाइट भी कराया था कि यहाँ लिखा हुआ था आइडियल गैस लिखा हुआ था, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना भी सीखिए कि कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी उसमें इस्तेमाल किए हुए हैं, उसी हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज बाय विच अ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। पर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन जो है, सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेज बाय विच सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, है ना। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम और डायमेंशन को भी थोड़ा थोड़ा सा उसको कनेक्ट करते हैं कि वन डायमेंशनल सिस्टम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, एक डायमेंशन में चल रहा है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और वो ठीक भी है, अपनी जगह पे ठीक भी है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, ठीक। मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम पाया जाता है। पहला ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल और तीसरा वाइब्रेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल आप जानते हैं, कोई पार्टिकल है वो चल रहा है, ठीक है, mv² वाला जो उसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी का एक्सचेंज वो चलने में खर्च कर सकता है ना, और उसको बोलेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो उसके थ्रू एनर्जी एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसके थ्रू ट्रांसफर भी कर सकता है कोलिजन में, है ना। तो दिस इज नोन एज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलने की जो सुविधा है उसको, है ना। दूसरा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल है जिसमें ऊपर और नीचे ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पे आपकी एक्सिस है। अब ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे घूम सकता है, ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, इसके मोमेंट ऑफ अलॉन्ग ऐसे इनर्शिया। घूम सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसको आप रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और तीसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे एक स्प्रिंग है, उसमें आप 2 मास पार्टिकल बांध दीजिए और उसको दबा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। या फिर आप हैंग कर दीजिए किसी स्प्रिंग से कोई मास पार्टिकल
और उसको छोड़ दीजिए तो वो मास ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो सिस्टम कहीं जाने के बजाय, कहीं घूमने के बजाय अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, और उसके थ्रू भी वो हीट एक्सचेंज कर सकता है, दैट इज नोन एज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, आप जान रहे हैं। पहला ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे एनर्जी होती है। रोटेशनल, और तीसरा है आपका वाइब्रेशनल। आप लोगों को सबसे कम इसके बारे में बताया गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, ठीक। और इसी पे चर्चा भी की जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ डायरेक्ट पूछ लिया है आपसे कि क्या क्या हो गई है ना। तो आइए मोनोएटॉमिक गैस के बारे में बात करते हैं, 3 डायमेंशन में करते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा, एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल की तरह। अब ये पार्टिकल इधर जा सकता है, फ्री है, ये वापस इधर आएगा, इधर चला जाएगा, इधर भी फ्री है, इधर भी चला जाएगा, इधर भी फ्री है। यानी वो तीनों तीनों डायरेक्शन में चलने के लिए फ्री है, किसी फ्री स्पेस में, ठीक है। तो उसके पास अगर हम कोऑर्डिनेट माने एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों में चलने की सुविधा है, ठीक है। अगर इसको ओरिजिन पे रख दे तो आप और साफ देखेंगे, और ओरिजिन पे अगर नहीं भी रहेगा फिर भी उसको सुविधा है कि वो इधर चल सके, ऊपर जा सके, इधर जा सके, इधर जा सके, ठीक है। तो इसको 3 जगह सुविधा है चलने की, पर ये रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसके पास बॉन्ड नहीं है। जब तक आपके पास बॉन्ड नहीं है तब तक आपके पास एक्सिस नहीं है, ठीक है। अगर कोई बॉल है, बॉल के पास एक्सिस रहेगी तब जाके वो रोटेट करेगी, अब एक्सिस उसी के थ्रू पास करेगी तो वो रोटेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल, जैसे आप हैवी बॉडी देखते हैं, जैसे इतना बड़ा बॉल है और इतनी पतली सी एक्सिस है, तो बॉल के ये सारे पार्टिकल आपको घूमते हुए दिखेंगे कि ये सारे पार्टिकल घूम रहे हैं। पर अब बॉल ही इतनी छोटी सी है, अब छोटा सा एक्सिस माने, तो उसके घूमने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो तभी आएगा जब स्पिन आएगा, पर यहाँ यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में स्पिन का कोई बात नहीं होता है ना, स्पिनिंग का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पर रोटेशन ये नहीं भी हो तो सकता। होता है कि डिस्टेंस, जैसे कि रोटेशनल तभी होता है जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो जब आर आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जब आर जीरो रहेगा एक्सिस से, तो वहाँ पे कहाँ आएगा ये रोटेशनल। हाँ हाँ, सही बात है, ये आपकी भी बात कर सही है, सकते हैं। ठीक है। कि आर जब इससे जीरो है, नहीं वही हम कह रहे हैं ना, कि जैसे आप मान लीजिए पार्टिकल को एक बॉल मान रहे हैं, ठीक है। आपने बोल दिया ना कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक। और जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक, वो रोटेशनल एनर्जी है। तो उसके लिए आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक मास का डिग्री, वो जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। पर आप यस देखिए एक स्फेरिकल बॉल ले लीजिए, तो स्फेरिकल बॉल के बीचों बीच से आप सेंटर से एक आप एक्सिस पास करा दीजिए, तो उसके पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, वो सारे रोटेट करेंगे हाँ और उनकी अपनी रोटेशनल हाँ, काइनेटिक हो एनर्जी सकता होगी, ठीक है। पर यहाँ पर बॉल है बहुत अगर छोटा है, रेडियस आ जाएगी। हाँ, इसका रेडियस बहुत छोटा है ना। तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं है, ठीक। तो 3 इसके पास है आपकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल जीरो है, ठीक है, और वाइब्रेशनल भी जीरो होगी, क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेट तब करेगा जब ये किसी से बंधा है। वाइब्रेट करने के लिए आपको भी स्प्रिंग चाहिए, और स्प्रिंग का काम कौन करता है, आप जानते हैं, बॉन्ड्स ही स्प्रिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड्स ही स्प्रिंग का काम करते हैं। तो जब बॉन्ड आएगा तभी वाइब्रेशनल भी आएगा और रोटेशनल भी आएगा। तो मोनोएटॉमिक में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको एफ से दिखाते हैं, वो 3 है, और वो सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल है, 3 TR, ठीक है ना। तो मोनोएटॉमिक की कहानी यहीं पर खत्म होती है, मोनोएटॉमिक में 3 के अलावा कुछ नहीं। अब डायटॉमिक की बात करते हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मतलब क्या हो गया, डायटॉमिक में 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू वन बॉन्ड, ठीक है। अब इनके साथ क्या हो सकता है कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल में आप ये ले सकते हैं, ठीक है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, और एक एक्सिस ये, ठीक, एक्स वाई जेड। सवाल ये भी आता है कि सर हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं ठीक, हम क्यों नहीं
ऐसा करते हैं कि सर इसको ऐसे स्पेस में ले लेते हैं, तो हमको तीनों कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग मिल जाएगा। ठीक है, हमको तीनों कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग नहीं मिल जाएगा क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमम नहीं मिनिमम नंबर ऑफ लेते हैं, है ना। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, लेकिन आप इसको मैक्सिमम हटाकर सिर्फ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कर दीजिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे कर देते हैं तो उसमें एक्स और वाई की डिपेंडेंसी आएगी। अगर आप एक ही एक्सिस पे ले लेते हैं, किसी इसके बॉन्ड को किसी एक्सिस पे ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। ठीक है ना, घूमने के लिए। अब ये कैसे जा सकता है, ऐसे बॉल बंधा हुआ है, आपको बताया, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है। ठीक, ऐसे CO मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, ऐसा है CO मॉलिक्यूल। अब ये x एक्सिस के अलॉन्ग चल सकता है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग चल सकता है, ये z एक्सिस के अलॉन्ग चल सकता है। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम f कितना रहेगा, 3 ट्रांसलेशनल रहेगा। ठीक, पर x के अलॉन्ग ये रोटेट नहीं कर सकता, x के अलॉन्ग रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एक्सिस इसी से, इसके बॉन्ड से ही पास कर रही है। y के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, हाँ कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। Z के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, हाँ कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है। यानी कि दो एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है। तो इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वाइब्रेशनल कितनी होगी, हम कहेंगे कि वाइब्रेशनल भी तो हो सकती है इसमें। देखिए, वाइब्रेशनल के लिए आप ध्यान रखिए कि लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहेगी, वाइब्रेशनल आप मान लीजिए, वो 0 रहेगी। ठीक है, लो टेम्परेचर पे 0 रहेगी। हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होती है। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट होती है। ठीक है, तो लेकिन तब भी इसके में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई टेम्परेचर पे इसका आती है 2। ठीक है, इसकी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, हाइट, हाँ 2 आती है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ऐसे ऐसे चल सकता है। ठीक, तो इसमें प्रोसेस क्या है कि एक आता है, एक देखिए, एक कैसे आता है कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, इसको आप मान लीजिए सेंटर ऑफ मास। अब ये मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा है, ठीक है, किसी एक एम्पलीट्यूड से, और ये भी सेम एम्पलीट्यूड से चल रहा है। ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड से ऐसे चल रहा है। तो ये पहला पोजीशन है, पहला वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि एक ऐसे चले और एक ऐसे चले। ठीक है, यानी एक कम चले एक ज्यादा चले, या ये वाला कम चले ये वाला ज्यादा चले। आप समझ रहे हैं, एक सिमेट्रिक वाइब्रेशन है और एक एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। ठीक, यानी एक जो है इतना चल रहा है, दूसरा भी इतना चल रहा है। और दूसरे केस में क्या चल सकता है, एक इतना ज्यादा चले और ये इतना कम चले। ठीक है, तो एक सिमेट्रिक वाइब्रेशन है, सिमेट्रिकली वाइब्रेट कर रहा है। ठीक, और एक एसिमेट्रिक वाइब्रेशन है, इसका एम्पलीट्यूड कम, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ये दोनों मिलाकर कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन कब, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेंगे ये वाला। ठीक, हम इसका एक चार्ट भी बनवा देंगे आपको। ये तो आपने लिख लिया होगा, है ना, इसको लिख लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के पास। सर वाइब्रेशनल वाला एक बार और बता दीजिएगा। वाइब्रेशनल वाला, अच्छा बता देते हैं, लिखिए, अभी बता देते हैं, अभी और सारी कहानी आएगी आपको तब भी समझ में आएगा। हो जाए तो बताइएगा। ओके सर। हो गया, बताते हैं। फिर देखिए, देखिए वाइब्रेशनल में सिमेट्रिक एसिमेट्रिक जो है, थोड़ा सा आपको बताते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड है आपका, एक स्प्रिंग है। ठीक है, एक स्प्रिंग है जो बीचों बीच रुका हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग एक है जो बीचों बीच रुका हुआ है, ऐसे करके यहाँ रोक दिया, एक बॉल इससे बांध दिया, एक बॉल इससे बांध दिया। अब इस बॉल को
x खींच के और इसको भी x खींच के छोड़ दिया तो क्या होगा, ये x एम्पलीट्यूड इधर आया तो x इधर जाएगा और इसका टोटल एम्पलीट्यूड 2x होगा। ये भी x इधर गया है तो x इधर आएगा, इसका टोटल एम्पलीट्यूड 2x होगा। अब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। बात समझ में आ रही है? पर इसको मान लीजिए x खींचा गया एक केस में और इसको 3x खींच दिया गया, ठीक है। तो अब ये किससे वाइब्रेट करेगा, ये अब 3x से वाइब्रेट करेगा, यानी टोटल 6x इसका रहेगा और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 2x। तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, यहां से यहां तक वाइब्रेट करेगा ऐसे, एक बार इधर जाएगा फिर इधर आएगा इधर जाएगा और ये एक बार इधर जाएगा इधर आएगा, ठीक। तो ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन है और ये क्या है, ये एसिमेट्रिक। बात समझ में आ रही है? क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, ठीक है, समझने के लिए है ना कि क्या होता है कैसे, एक बार आपको दिमाग में भी तो आना चाहिए। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया ये। अब देखिए एक होता है ट्राई एटॉमिक, है ना। ट्राई एटॉमिक से ज्यादा का हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पॉली एटॉमिक वगैरह का नहीं ज्यादा पढ़ते हैं। ट्राई एटॉमिक का देखते हैं, इसको भी हटा देते हैं, है ना। ट्राई एटॉमिक में दो केस हो सकता है, ठीक है। ट्राई एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर हो। लीनियर कैसे हो सकता है, ये मॉलिक्यूल CO2 माफी CO2 मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। तो ये बिल्कुल बिहेव करेगा आपका डाई एटॉमिक की तरह, है ना। ट्राई एटॉमिक किस तरह बिहेव करेगा, डाई एटॉमिक की तरह करेगा, है ना। और इसमें भी वाइब्रेशन अलग अलग, यहाँ पे देखिए आप वाइब्रेशन समझ सकते हैं, कार्बन बीच में रुका रहेगा, ये ऑक्सीजन बॉन्ड अलग तरीके से, ये ऑक्सीजन बॉन्ड अलग तरीके से, है ना। कभी ऐसा होगा कि ये दोनों बराबर तरीके से बराबर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करें, तो एक सिमेट्रिक वाइब्रेशन एक एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो ट्राई एटॉमिक के लिए एट लो टेम्परेचर कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल, ठीक है। 3 2 5 2 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे, है ना, ये है। लेकिन अगर आपका ये लीनियर केस है ना, लीनियर मॉलिक्यूल है। पर अगर नॉन लीनियर हुआ तो नॉन लीनियर के केस में क्या होगा, नॉन लीनियर हम लोग कैसा मानते हैं, इस तरीके, ठीक है। तीनों बॉन्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि न जुड़े हो, वो भी केस डिस्कस करेंगे, पर तीनों बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस केस में जो होता है, इस केस में आप लीनियर क्या हो सकता था, इसके अबाउट रोटेट कर सकता था, इसके अबाउट रोटेट कर सकता था, पर इस एक्सिस के, जिस एक्सिस के अलोंग है उसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकता था। पर ये क्या करेगा, इसके पास तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन की पावर है, ठीक है। तो नॉन लीनियर के केस में लो टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल हो जाएगी और 3 रोटेशनल हो जाएगी, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल प्लस 2 वाइब्रेशनल, ठीक है। 3 3 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। हो गया सर। मैथ्स क्लास है, अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बस एक वो बना देते हैं
टेबल बना लेते हैं फिर रहने देते हैं, ठीक है। मैथ्स की क्लास में तो रहने देते हैं, टेबल बना लेते हैं। देख लीजिए, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर और ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पहली बात ट्रांसलेशनल, फिर रोटेशनल, फिर वाइब्रेशनल, ठीक है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, कितना हो गया? ठीक है। अब देखिए, मोनोएटॉमिक के लिए सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल, 0 वाइब्रेशनल, लो टेम्परेचर में भी 3, हाई में भी 3। डायटॉमिक के लिए 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 वाइब्रेशनल हो सकता है, ठीक। लो टेम्परेचर पे 3 2, सिर्फ इतना 5, और हाई टेम्परेचर पे 3 2 5 2 7, ठीक है। ये हो सकता है। ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए, है ना, लीनियर के लिए वही कहानी रहेगी, 3 2 2, इसके लिए 5 और ये 7। और पॉलीएटॉमिक जो नॉन लीनियर रहेगा, ठीक, नॉन लीनियर रहेगा, वो 3 हो सकता है, 3 रोटेशनल हो सकता है, 2 वाइब्रेशनल हो सकता है। ये मिलकर क्या हो जाएगा आपका 3 3 6 2, 3 3 6, ठीक है। लो टेम्परेचर पे 6 और हाई टेम्परेचर पे 8 हो सकता है। ये फिगर का आप स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया? यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।